हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिनको पढ़ाना हम कह सकते हैं कि हमारी पिछली जो सीरीज चली है उसमें हम उन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं, लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिनसे दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग में कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था के शिक्षण अभिरुचि का एक पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत राधाकृष्णन आयोग से करी थी, जो कि भारतीय स्वतंत्र भारत का हम कह सकते हैं कि पहला शिक्षा आयोग था। उसके बाद हमने एक के बाद एक कई सारे आयोग के बारे में हम डिस्कस करते चले गए, लाइक मुदालियार आयोग, उसके बाद आपका कोठारी आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। तो ऐसे करके हमने सारे पॉइंट तो डिस्कस किए, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए। वैसे वीडियो में वो आए, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो आज हम एक काम करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है दोस्तों। तो अगर ये आपको पसंद आए तो इसको जरूर अपने मित्रों को, अपने साथियों को शेयर करना, और अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी 1987 में। ये अभियान चलाया गया था 1987 में, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की। ये हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ये हमारे देश की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। जो पहली वाली थी वो 1968 में आई थी। ओके, उसमें काफ़ी सारी कमियां थी। जो 1986 की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाने का अनुमोदन किया गया था या अनुशंसा की गई थी, आप कह सकते हैं। तो उसी से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया प्राथमिक शिक्षा में। ओके, तो प्राथमिक शिक्षा में इसमें क्या क्या चीजें थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में? तो सबसे पहले था कि भाई प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। प्राथमिक स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, उसमें कम से कम 1 फीमेल होनी चाहिए। यानी अगर दोनों फीमेल टीचर भी होंगी तो चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद 2 बड़े बड़े कमरों का भवन होना चाहिए और चौड़ा बरामदा होना चाहिए। किस अभियान के तहत पे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा लड़के लड़कियों के लिए अलग प्रसाधन की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि जो टॉयलेट्स हैं उनके लिए वो डिफरेंट अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपके प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, चार्ट होने चाहिए, खिलौने और कार्यानुभव के उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके अलावा शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के महत्वपूर्ण तथ्य। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब दोस्तों बारी आती है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, ये भी एक एसएसए की तरह, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित एक प्रोग्राम है। इसको केंद्र सरकार द्वारा 1993 में शुरू किया गया था। देखिए, इसका उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य है इसका शिक्षा की जन जन तक पहुंच बनाना, या शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाना, कि जन जन तक शिक्षा पहुंचे। तो उद्देश्य इसका भाई सीधा सीधा सा है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, जो कि हमने एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान में भी पढ़ा है। तो उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करना है भाई, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। तो भाई जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, ये जो स्कीम है वो 7 राज्यों से शुरू की गई थी। 7 राज्य वो कौन कौन से थे? वो थे एमपी यानी मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र एमएच, तमिलनाडु टीएन, ओडी मतलब उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और असम।
और 42 जिले। तो 7 राज्य और 42 जिलों से ये परियोजना आपकी स्टार्ट की गई थी, ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में दोस्तों ये 18 राज्यों और 248 जिलों में कार्यरत है। और इसके अलावा इसमें ये आपका 85% पैसा केंद्र सरकार देती है और 15% पैसा राज्य सरकार देती है, यानी कि ये आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके बारे में हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। और एक्चुअली ये जो स्कीम है वो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। तो ये एक्चुअली क्या करती है कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं, क्योंकि ये जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम है, तो इसमें एक्चुअली जो पिछड़े हुए जिले हैं प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से, वहां शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की ये एक तरीके से योजना है। तो जो जिले शिक्षा की दृष्टि से यानी प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तो उनका उन्नयन करने से संबंधित है, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम ये अनुभव पर भी आधारित है कि यानी जो इस कार्यक्रम में योजना बनाते समय जो पूर्व में प्रचलित अगर कोई गहन शैक्षिक योजना है तो उनसे प्राप्त जो अनुभव है उनको भी ध्यान में रखा गया है। तो इससे पहले जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं जो चली हैं उनसे अनुभव लिया है और उनको भी ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है, ठीक है ना। तो आपको ये टॉपिक आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1993 में केंद्र सरकार द्वारा, ठीक। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों स्कूल चलो अभियान। आपने इस अभियान के बारे में सुना भी होगा। यह अभियान दोस्तों 1996 में स्टार्ट हुआ है और हम कह सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान का ये प्रमुख अंग है। सर्व शिक्षा अभियान जो कि फिर से मैं बता रहा हूँ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है, तो ये इसका एक प्रमुख अंग भी कह सकते हैं। इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को विद्यालय आकर्षित करने हेतु स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1996 में किया गया है। ओके, तो भाई 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु इस योजना की शुभारंभ की गई है। ओके, इसमें क्या क्या प्रावधान है इसमें देख लेते हैं। भाई जो SC ST OBC वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए इसमें छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। ओके, इसके अलावा देखिए इसमें मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना का भी विस्तार किया गया है ताकि जो 1 से लेकर 8 तक के पढ़ने वाले बच्चे हैं या हम कह सकते हैं सिंपली जो बच्चे हैं वो विद्यालय की ओर आकर्षित हो सकें। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर महिला शिक्षा में को भी इसमें काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अभी देश में बालिका जो साक्षरता है वो 39.61% बताई गई है और 1 से स्नातक स्तर की जो शिक्षा है वो बालिका शिक्षा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1 से लेकर स्नातक स्तर की शिक्षा को निःशुल्क किया गया है। ओके, तो अब इसके अलावा देखिए एक स्मार्ट फैक्ट्स और है कि जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति थी वो पहली बार महिला शिक्षा की प्रगति पे रिपोर्ट देने वाली समिति है। तो कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने महिला शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी या पहली शिक्षा समिति जिसने महिला शिक्षा प्रगति हेतु सुझाव दिया था, तो उसका नाम क्या आएगा? दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति जो कि 1958-59 में आई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगेन ये आपकी एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 75% पैसा केंद्र दे रहा है और 25% पैसा राज्य खर्च रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो एक्चुअली इसमें जैसे कि राजस्थान में घुमंतू जनजाति होती है वहाँ पर आपके सचल विद्यालय बनाए गए हैं इसी स्कीम के तहत में, और इसी तरह से बिहार में चरवाहा विद्यालयों की स्थापना की गई है। ठीक, तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा स्कूल चलो अभियान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद दोस्तों जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है उसका नाम है मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि बोला जाता है जिसे मिड डे मील। ओके, तो मिड डे मील एक्चुअली क्या है? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, यानी कि एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई थी देश के 2408 ब्लॉकों से। ओके, 2408 ब्लॉकों से ये योजना स्टार्ट हुई थी।
लेकिन 1997-98 तक यह देश के सभी ब्लॉकों में लागू हो गई। ओके, इसके बाद 2003 में तक ये योजना शिक्षा गारंटी केंद्रों में, वैकल्पिक व नव शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हेतु भी लागू हो गई। ओके, यानी उनको भी मिड डे मील मिलने लगी। ओके, इसके बाद देखिए अक्टूबर 2007 में इस योजना को थोड़ा और विस्तारित किया गया। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉक थे 3489 ब्लॉक्स में कक्षा 6 से लेके 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को भी मिड डे मील योजना का लाभ दिया गया। इसका मतलब है कि उन्हें भी मध्याह्न भोजन की सुविधा दी गई। ओके, और 2008-9 तक देश के सभी उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु इस योजना का विस्तार कर दिया गया, यानी देश में सभी जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी थे उनको भी मध्याह्न भोजन की सुविधा प्रदान की गई। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और फैक्ट जो कि 2010 से आया है कि जो 2010 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालय भी अब इस योजना के दायरे में है और यहाँ के विद्यार्थियों को भी मिड डे मील का लाभ मिलता है। ओके, मिड डे मील के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि भाई देखिए कक्षा प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, या हम कह सकते हैं कि भाई विद्यार्थियों को विद्यालय को की ओर आकर्षित करने हेतु विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए एक ये महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो लाभ वंचित वर्गों के जो गरीब बच्चे हैं, अगर वो नियमित रूप से स्कूल आएंगे और कक्षा के क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में उनको सहायता प्रदान करना, ये इसके लक्ष्य में आता है। ठीक है ना। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं भाई जैसे ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को भी पोषण में सहायता करना है। तो भाई सीधा सीधा सा इसका फैक्ट्स है कि भाई विद्यालय में जो गरीब बच्चे हैं, जो कि वंचित वर्ग हैं, उनकी उपस्थिति को बढ़ाना है, उनको आकर्षित करना है और उनके पोषण स्तर में सुधार करना है। यही मध्याह्न भोजन योजना का मेन एम है, उद्देश्य है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। अब दोस्तों अगला महत्वपूर्ण तथ्य है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोस्तों 1988 में प्रारंभ हुआ था। देश के 8 करोड़ लोगों को साक्षरता दिलाने हेतु, यानी उनको साक्षर करने हेतु। ओके दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15 से 35 वर्ष के 8 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने हेतु 1988 में प्रारंभ हुआ था। इसका लक्ष्य था कि भाई 1990-95 तक 8 करोड़ लोगों को हमें साक्षर करना है या हमें उनको प्रयोजन मूलक शिक्षा देनी है। ओके, उसके बाद 1994 तक देश के 258 जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियान से और 80 जिलों को साक्षरता परिवर्ती अभियान का अंग बनाया गया। दोस्तों ये एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम था, जैसा कि आप देख रहे हैं 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए ये है, तो एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस तरह के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत महत्व दिखाई देता है, क्योंकि जब प्रौढ़ लोग साक्षर होंगे तो तभी वो प्राथमिक यानी अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूल में भेजेंगे और उनकी साक्षरता को सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है उसका नाम है न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि मिनिमम लर्निंग लेवल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मिनिमम लर्निंग लेवल का मतलब ये है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनके अपेक्षित अधिगम स्तर को बढ़ाना है, ताकि वो उस स्तर से ऊपर उठे और उच्च कक्षाओं की ओर को बढ़ सके। तो सीधी सी बात है कि भाई उनके अधिगम स्तर को, लर्निंग लेवल को बढ़ाना है, ताकि वो आगे जाके सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही नहीं उच्च कक्षाओं की ओर को जा सकें। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कार्यक्रम आपका औपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा दोनों पर लागू होता है। इसके द्वारा देखिए दोस्तों अध्यापकों को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, जिससे कि एक छात्र है
उसका न्यूनतम अधिगम स्तर की उसको प्राप्ति हो सके। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अध्यापक को क्षमता आधारित अध्यापन करना होता है कि अगर किसी बच्चे का लेवल अच्छा है तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग अध्यापन कार्य किया जाता है। ओके, उसके बाद अगर अधिगम में जो भी वर्तमान उपलब्धि है उनके स्तरों का मूल्यांकन करना होता है कि भाई अगर कोई बच्चा लर्निंग में जो भी उसमें उपलब्धि है, जो उसके उपलब्धि स्तर है, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा देखिए छात्र के अधिगम का सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी आपको उसका जो छात्र है वो कितना सीख रहा है उसका भी आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन करना होता है। इसके अलावा देखिए पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा भी करनी होती है और अगर उसमें कोई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो भी करनी होती है। ठीक है ना, तो पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करना, ये भी इनके कार्यों में आता है। इसके अलावा देखिए भाई भौतिक एवं अन्य सुविधाओं को उन्नत बनाना, इसके अलावा भाई प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के तरीके में भी सुधार लाना। तो दोस्तों ये हैं न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम के लक्ष्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। दोस्तों ये योजना 2004 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय का प्रावधान किया गया है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आवासीय विद्यालयों से संबंधित योजना है। इसमें SC, ST, OBC जितने भी पिछड़े वर्ग हैं या अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनकी बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। ओके, और इसका जो मेन फोकस है देखिए जहां पर कम आबादी है, यानी जहां कम घनी आबादी है, यानी जहां पर आपकी आबादी छितराई हुई है, स्कैटर्ड है, ऐसे एरिया में यहां पर इस योजना का ध्यान केंद्रित रहता है। ओके, इसमें बात करें आरक्षण की तो SC, ST, OBC अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं इनकी बालिकाओं के लिए 75% का आरक्षण है, जबकि 25% आरक्षण गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की बालिकाओं के लिए इसका प्रावधान किया गया है। ओके, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 द्वारा शुरू हुई थी। अब दोस्तों ये सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य की जिसका नाम है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी कि सेंट्रल सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है अध्यापक शिक्षा का एक पार्ट। अध्यापक शिक्षा से संबंधित हम कई सारे अभिकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइक UGC, NCERT और इसके अलावा NCTE। ये सारे के सारे क्या थे, अध्यापक शिक्षा से कहीं ना कहीं संबंधित थे। लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में CSSR के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था अपनी पुरानी वीडियोज में, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि छूट गया था, तो इसके बारे में भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि भाई सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान हेतु इस परिषद की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1969 को। कहाँ की गई थी, दिल्ली में। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला फैक्ट है वो आपने ध्यान में रखना है कि यह आपका स्थापना योजना के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, उसके आधार पे ये 1 अगस्त 1969 को दिल्ली में गठित हुआ। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसके काम फटाफट से। देखिए इसका कार्य है सबसे पहले अनुदान देना। कहाँ, सामाजिक विषयों के शोध कार्य हेतु संस्थाओं को अनुदान देना। देखिए ये सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, तो यहाँ पर जो अनुदान दिया जाएगा वो सामाजिक कार्यों, सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु ही दिया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो बंदा कोई सामाजिक विज्ञान के विषय आप जानते हैं, सोशल साइंस में अगर कोई बंदा व्यक्तिगत शोध कर रहा है तो उसमें भी ये क्या करते हैं, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए शोध कार्यों की समीक्षा करना, सामाजिक विज्ञान विषय में जो भी शोध कार्य उनकी समीक्षा करना और उनके प्रयोग हेतु सरकार को परामर्श देना भी इनका एक
कार्य है CSSR का, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, शोध के नए क्षेत्रों के संबंध में भी जानकारी देना इनका काम है, जिससे कि भाई शोध कार्य का विकास हो सके। ओके, जो आप अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं उनका भी विकास हो सके सामाजिक विज्ञान में, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान में शोध कार्यों का विकास हो सके। ठीक, इसके अलावा देखिए शोध कार्यों में प्रशासन हेतु भी ये आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ओके, और जिससे जितने भी सामाजिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं में ये अपना परामर्श भी देते हैं। इसके अलावा देखिए अध्यापक शिक्षा में देखिए सेमिनार आयोजित करवाते हैं, वर्कशॉप की भी व्यवस्था ये करवाते हैं CSSR वाले। ओके, और इसके अलावा देखिए शोध कार्यों में तकनीकी सहायता भी ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1 अगस्त 1969 को दिल्ली में स्थापित हुआ था। सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान से संबंधित ये आपकी एक हम कह सकते हैं राष्ट्रीय संस्था है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है पुनर्विचार समिति 1990। पुनर्विचार समिति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित की गई थी, या फिर उस पर पुनर्विचार के लिए गठित की गई थी। ओके, तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। तो आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में पुनर्विचार समिति का गठन 1990 में दोस्तों किया गया था। इसमें टोटल 16 सदस्य थे। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो उस समय पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसकी समीक्षा करना या उस पर पुनर्विचार करना। ठीक, इसके प्रतिवेदन को टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन स्कूल नामक शीर्षक दिया गया है, यानी कि दोस्तों एक प्रकाश प्राप्त तथा मानवीय समाज की ओर। तो इसने भी कुछ अपनी संस्तुतियां दी थी दोस्तों, बहुत सिंपल सी इनकी संस्तुतियां थी, जैसे कि भाई शिक्षा में जो भी कमियां हैं उनको दूर करना। 1986 में जो भी प्रावधान किए थे उसमें अगर कोई कमी है तो उनको दूर करना। इंटर्नशिप प्रतिमान स्थापित किए गए थे। ओके, यानी जो पैटर्न है वो आपके स्थापित किए गए थे। नेतृत्व के लिए शिक्षकों की तैयारी की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा था कि भाई नए संदर्भ में इनकी तैयारी कराई जाए, हाई स्कूल अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। ओके, निरंतर अध्यापक शिक्षा और अन्य जो तथ्य थे उन पर इन्होंने अपनी संस्तुति प्रस्तुत की थी। ओके, तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि भाई पुनर्विचार समिति का गठन 1990 में हुआ था। इसके अध्यक्ष राममूर्ति थे, इसमें 16 सदस्य थे, और ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। और इसका प्रतिवेदन भी ध्यान रख सकते हैं, यानी इसके प्रतिवेदन का जो शीर्षक है वो है टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन स्कूल, यानी कि एक प्रकाश प्राप्त तथा मानवीय समाज की ओर। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब धन के आवंटन में केंद्र और राज्य दोनों की इसमें भागीदारी रहेगी। देखिए, इसका उद्देश्य यहाँ पर हम देख लेते हैं। उद्देश्य इसका क्या है कि भाई उच्च शैक्षिक संस्थानों के सभी विद्यार्थियों के फायदे के लिए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में ICT का प्रयोग। ICT का मतलब यह है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उच्च शैक्षिक संस्थान के सभी विद्यार्थियों के फायदे के लिए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में पूरा इस्तेमाल इसका किया जाएगा। ओके, ताकि उनके लिए शिक्षा और अध्ययन सुगम हो सके। ओके, तो इसके अंदर इन्होंने लक्ष्य बनाए हैं कि भाई इनका मानना है कि इससे सकल नामांकन अनुपात, यानी कि एनरोलमेंट जो रेशियो है उसमें 5% की वृद्धि होगी। ओके, अब इसमें हम देख लेते हैं, इसके 2 अंग हैं, एक है संयोजकता और एक है विषय वस्तु का सृजन। देखिए दोस्तों, संयोजकता का मतलब ये है कि भाई कनेक्टिविटी लाना आपस में। कनेक्टिविटी किसके बीच में आएगी? संस्थान और विद्यार्थी के बीच में कनेक्टिविटी लाना, यानी आवश्यक उपकरण का प्रावधान करना या उपलब्ध कराना कि भाई जो कनेक्टिविटी हो सके। इसके अलावा भाई विषय वस्तु का सृजन, तो ये इसके महत्वपूर्ण अंग है। ओके, इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसी के अंतर्गत आता है, इसका नाम है NMEICT, यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी NMEICT पर भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग ये है कि भाई देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में ई शिक्षा, यानी कि अब आपको सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में ही ई शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपको ई शिक्षा प्रदान करने का एक ये कार्यक्रम है। ओके, तो इसका सीधा सीधा सा उद्देश्य है कि भाई ई शिक्षा को बढ़ाना है, यानी इंटरनेट के थ्रू जो हम शिक्षा लेते हैं उसको बढ़ावा देना है। ठीक, इस समय पे ये जो शिक्षा है या हम ये कह सकते हैं NMEICT है, ये आपका 31 स्टेट्स एंड यूटी यूनियन टेरिटरी पे अभी लागू है। इनमें जो आपके 31,299 कॉलेज हैं, इनमें से 19,876 कॉलेजेस को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया है। ओके, ताकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में ई सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके अलावा देखिए दोस्तों 419 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 399 में भी ई संपर्क स्थापित कर दिया गया है। ओके, तो इनका जो मेनली उद्देश्य है वो एक इस तरीके के ई नेटवर्क का निर्माण है कि जिससे विद्यार्थियों को आसानी से ई सामग्री उपलब्ध हो सके क्षेत्रीय भाषाओं में। ओके, तो यहां पर ज्यादा इसका मोटिव क्या है कि भाई क्षेत्रीय भाषा में ई सामग्री को यानी इंटरनेट सामग्री को उपलब्ध कराना, ताकि उनका जो शिक्षा है और शिक्षा का स्तर है वो सुगम हो सके। सीधा सीधा सा मोटिव है कि भाई शिक्षण कार्य और अध्यापन कार्य और जो शिक्षा ग्रहण करने का कार्य है उसको सुगम बनाना है। ठीक, इसके अलावा देखिए ये और क्या क्या इनका कार्य है। देखिए ई जर्नल प्रकाशित करते हैं, ई पुस्तकें, वर्चुअल लैब, व्यवसायिक शिक्षा का विकास भी इनके कार्यों के अंतर्गत आता है। तो NMEICT यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, NME के अंडर ही एक हम कह सकते हैं कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के अंतर्गत ही ये कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इसके भी आने की संभावना प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्जाम में रहेगी। ओके, तो दोस्तों ये थे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल रहते हैं। इससे हमें अभिप्रेरणा मिलती है कि हम आगे जाके और भी अच्छा कार्य कर सकें और ऐसे ही इससे भी बेहतर वैल्यूबल वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।